ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास कैल्शियम के बारे में कुछ चीज़ें हैं कि कैल्शियम बेसिकली फिफ्थ मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द बॉडी। कैल्शियम वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस कर रहा है बॉडी में। बोन और टीथ के मिनरलाइजेशन भी है, एज वेल एज क्रिटिकल रोल है ब्लड की कोएगुलेशन में, क्योंकि बेसिकली ब्लड की कोएगुलेशन में ये क्या कर रहा होता है कि ये को फैक्टर एज अ को फैक्टर एक्ट करता है फॉर वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर। फिर इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन्स को स्टेबलाइज कर रहा होता है। फिर हम लोग हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, फिर जहन में ये सवाल आता है कि कैल्शियम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कोई भी कैल्शियम हो गया या फास्फोरस पोटेशियम जो भी है, वो पढ़ने से पहले हमें ज़रूरी होता है कि हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन याद रखें। ये पता होगा तो एक कॉन्सेप्ट बनेगा। 99% जो आपका कैल्शियम है वो बाउंडेड है और बोनी स्ट्रक्चर्स में होता है। ठीक है। फिर 1% जो रह गया वो इंट्रासेलुलर है, और फिर सिर्फ 0.1% हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर में आ गया। अब एक्स्ट्रा सेलुलर अपने दिमाग में रखें और इसको दो उसमें डिवाइड करें, तो एक्स्ट्रा सेलुलर अगेन डिवाइड हो जाता है प्रोटीन बाउंडेड में और डिफ्यूजिबल में। ठीक है। ये डायग्राम आपकी बनी हुई है, पेज नंबर 138 आपकी फिलहाल में बनी हुई है 19 ऑलरेडी। माह ठीक और है। 11 दिन, 19 माह और 11 दिन। अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिएगा ताकि क्लास में कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मैंने कहा कि आप अपने जहन में रखें और इसको दो टेबल्स में डिवाइड करें, एक प्रोटीन बाउंडेड और एक डिफ्यूजिबल। प्रोटीन बाउंडेड तकरीबन आपका 41% हो गया, और डिफ्यूजिबल में आपके दो आ जाते हैं, एक आयोनाइज्ड और दूसरा कॉम्प्लेक्स, जिसे हम एनाइन बाउंडेड भी कहते हैं। जो आयोनाइज्ड है वो तकरीबन 45 to 50% हो गया, और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो तकरीबन 9% हो गई। आयोनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स दोनों ही फ्री अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन डिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आयोनाइज्ड है वो एज फ्री एक्टिव केटाइन होती है, और जो ऑब्वियसली एनाइन बाइंडेड है तो वो स्मॉल एनाइनिक मॉलिक्यूल से बाउंडेड होती है, जैसे कि फॉस्फेट से या सिट्रेट से। ठीक है। ये आप लोगों की डायग्राम जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव में बनी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है हाइड्रोक्सी एपेटाइट का। कोई मुझे बता सकता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा वर्ड है, लेकिन क्यों यूज किया मैं मतलब यहाँ पे स्टेबल में मैं डायरेक्टली लिख देती कि बोनी स्ट्रक्चर्स में है, बोन और उसमें। ओके। सो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, यस, इसका मतलब ही यही है कि वो नेचुरली अकरिंग मिनरल फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस जो कि मेकअप कर रहा है आपके पूरे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ बोन्स और टीथ का। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि कैल्शियम बोन्स और टीथ में, हम इसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है इस वर्ड का। ये मुझे वर्ड बॉदर कर रहा था कि क्यों यहाँ पे मैं यूज करूं, और आप लोगों को भी पता हो, तो हर चीज का आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चीज कहाँ कहाँ यूज हुई हुई है और क्यों यूज हुई हुई है। अब नेक्स्ट हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि रेगुलेशन क्या क्या है। रेगुलेशन में बेसिकली ये है कि हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि जाहिर है कोई भी डिजीज एक्टिव होने से पहले हमारी बॉडी बहुत बहुत अल्लाह ताला ने एफिशिएंट बनाई है। क्या चीज? हाइड्रोक्सी एपेटाइट को। ओके। हाइड्रोक्सी एपेटाइट मैंने बताया कि बेसिकली एक नेचुरली अकरिंग मिनरल फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कि मेकअप करता है मेजर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ बोन्स और टीथ को। ठीक है। ये इसकी एक बेसिकली डेफिनेशन है। कह लें आसान लफ्जों में, वो सारा कैल्शियम जो कि बोन्स और टीथ में डिपॉजिटेड है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है। अच्छा, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया का हमारी बॉडी, मैंने